Hello, this is Gary from Fantastic Fundas, and this is 4th May 2015 current affairs. So, this news is about Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957 और अब हम इस एक्ट को MMDRA कहेंगे पूरे इस लेक्चर के लिए. This news actually appeared in yesterday's Hindu, or the day before yesterday's there was an article by some communist leader. बट आई वॉन्टेड टू कवर इट थॉरली, तो मैं को जब कोई अच्छी न्यूज़ बाद में मिल जाती है तो मैं उसको फिर वैसे अकॉर्डिंगली कवर कर लेता हूँ. अब जो ये बिल आया है MMDRA बिल, इट विल अमेंड द 1957 का एक्ट, और दूसरा ये ऑर्डिनेंस जो प्रोमलगेट किया था जनवरी 2015 में, इट विल रिप्लेस दैट. नाउ MMDRA जो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है, ये करता क्या है? One, it regulates what? Mining sector. Number two, it specifies the requirements for obtaining and granting mining lease. कि माइनिंग सेक्टर काम कैसे करेगा और किसको लीज कैसे दी जाएगी, क्यों दी जाएगी, कब दी जाएगी, वो सारा कुछ के अंदर रेगुलेट होने की कोशिश की गई है. अब इस अमेंडमेंट के बाद क्या कर रहे हैं हम, जो नया प्रपोज लॉ है इसमें एक नया 4th शेड्यूल डाला गया है, जिसमें क्या किया गया है कि कुछ मिनरल्स को, जैसे बॉक्साइट, आयरन ओर, लाइमस्टोन, मैंगनीज, इन सबको हमने नोटिफाइड मिनरल्स की लिस्ट में डाल दिया है. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दे दी है कि इस शेड्यूल को वो अमेंड कर सकती है. देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बॉक्साइट, आयरन ओर, लाइमस्टोन, मैंगनीज, ये वैसे ज्योग्राफी के लिए भी है, पॉलिटी भी है. तो जब आप पेपर लिखें तो अगर ज्योग्राफी में आ जाए, डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन कि माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के अंदर ऐसे अमेंडमेंट हुई है. और अगर पॉलिटी में आता है आंसर, यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट द ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस. तो पॉलिटी ज्योग्राफी मिक्स करके लिखें. फिर आता है एक नई कैटेगरी ऑफ माइनिंग लाइसेंस बना दी है हमने नए लॉ में. वो क्या है? इसको कहा गया प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लाइसेंस. प्रोस्पेक्टिंग होता है जाकर ढूंढना कि पता नहीं इस मिट्टी के नीचे मिनरल पड़ा है, किसी को क्या पता. तो प्रोस्पेक्टिंग अपने आप में बहुत बड़ी एक्टिविटी होती है, हर कोई नहीं कर सकता. होता क्या था एक्चुअली, प्रोस्पेक्टिंग करने से आपको पता लग जाता है यहाँ गोल्ड पड़ा है, यहाँ लेसों से गोल्ड, यहाँ पे आयरन पड़ा है, यहाँ बॉक्साइट पड़ा है. तो आप व्हाट डू यू डू देन? यू शेयर दैट डेटा. वो डेटा आप मार्केट में बेच भी सकते थे, तो इसलिए गवर्नमेंट उसका भी लाइसेंस देती थी. तो प्रोस्पेक्टिंग डेटा, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस, और इस तरह माइनिंग की लीज. अब ये ये वाला जो टिपिकल है जिसके अंदर प्रोस्पेक्टिंग भी है, माइनिंग भी है, सेंटर का अप्रूवल इसके अंदर चाहिए ही चाहिए. फिर ऑक्शन की जाएगी नोटिफाइड एंड, चाहे वो नोटिफाइड है चाहे अदर मिनरल्स है, अंडर द बिल. गवर्नमेंट क्या करेगी, जब भी वो किसी को माइनिंग लीज देगी या फिर प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लीज देगी, दोनों में से कोई एक चीज, सिर्फ माइनिंग लीज या प्रोस्पेक्टिंग और माइनिंग लीज, तो दोनों को नोटिफाई करेगी. वो दोनों के लिए कर सकती है, नोटिफाइड मिनरल्स के लिए भी या फिर दूसरे मिनरल्स के लिए भी. और जितने भी लीजेस दी जाएंगी उनको ऑक्शन से ही दिया जाएगा, जिसके अंदर कॉम्पिटिटिव बिडिंग होगी. All leases shall be granted through auction by competitive bidding, and this will also include e-auction. कंप्यूटर से जी, इंटरनेट से बेच देंगे और क्या. और मैक्सिमम एरिया फॉर माइनिंग एक एप्लीकेंट को कितना मिल सकता है? 1 माइनिंग लीज पर पर्सन फॉर अ मैक्सिमम एरिया ऑफ 10 स्क्वायर किलोमीटर. एक व्यक्ति को सिर्फ, अभी प्रेजेंटली तो यही है लॉ, एक व्यक्ति को सिर्फ 10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मिल सकता है, एक माइनिंग मिल का उसको लीज मिल सकती है. अब ओल्ड लॉ क्या है? वो कह रहे हैं कि फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी मिनरल, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है परमिट कर सकती है किसी इंसान को कि वो एक से ज्यादा लाइसेंस ले ले ताकि उसके पास ज्यादा एरिया आ जाए. अब नया लॉ क्या कह रहा है कि हम एक व्यक्ति को एक से ज्यादा लाइसेंस नहीं देंगे. वी विल नॉट गिव मोर देन 1 लाइसेंस टू 1 पर्सन, रादर वी विल इंक्रीज हिज एडिशनल लीजेस, इंक्रीज द एरिया वेयर ही कैन डू द माइनिंग. एरिया बढ़ा देंगे, ये नहीं कि उसको लाइसेंस 3-4 लेने पड़ेंगे. ठीक है ना जी, बड़ी सिंपल सी बात है जी. आपके पास लाइसेंस है इंडिया में मोटरसाइकिल चलाने का, अब आप चलाते हैं. अब होता क्या है कि अगर पाकिस्तान में भी चलाना है जाके, आपको वो कहते हैं जी, पहले क्या रूल था कि वहां जाके उनका भी लाइसेंस लो. आप कहते हैं जी मैंने इंडिया से इंटरनेशनल लाइसेंस ले लिया, मैं दुनिया में कहीं पर भी जाके चलाऊं, तो आपका एरिया बढ़ गया. तो यहाँ पर भी यही हुआ है. अगर अब लेट्स टॉक अबाउट लीज पीरियड, तो अंडर द एक्ट माइनिंग लीज वॉज ग्रांटेड मिनिमम 20 years and maximum 30 years, and this could be extended for let's say maximum 20 years. So maximum to maximum one can take license for 50 years lease, mining lease.
Under the new bill, there is certain change. For coal and lignite, it is same. Lignite is also coal. Coal and lignite, it remains unchanged. But for all other minerals, other than coal, lignite, atomic minerals, तो what is happening there? Mining lease shall be granted for a period of 50 years. उनको पहले 50 साल का देके काम ही खत्म करो, ये बार बार लीज पीरियड के लिए. दिस इज गुड, दिस सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ अब सिंपल हो गया. पहले 30 साल फिर 20 साल, और कह रहे इकट्ठा ही ले लो 50 साल, कुछ चीज़ों को छोड़ के. वो क्या है, 3 चीज़ें छोड़. ये प्रॉब्लम में क्वेश्चन आ सकता है. कोल, लिग्नाइट, एटॉमिक, और कोई चौथी चीज़ बोल देंगे कि इनके मिनरल के लिए कैसे हो सकता है. ये प्रॉब्लम में कहीं पर भी क्वेश्चन आ सकता है MCQ बन के. अब सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी टर्म्स एंड कंडीशंस के क्या होंगी और प्रोसीजर क्या होगा ऑक्शन करने के लिए. फिर जो माइनिंग लीजेस दी जा रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रिजर्व कर सकती है पर्टिकुलर माइन को किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंड यूज के लिए, एंड अलाउ ओनली एलिजिबल एंड यूजर्स टू पार्टिसिपेट इफ फाउंड नेसेसरी. गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि भाई आप नहीं कर सकते, इसके अंदर जाके बोली लगा सकते, आप ऑक्शन में पार्ट नहीं ले सकते. क्यों, अगर कोई खास ही पर्पज हो, गवर्नमेंट को लगता हो कि ये ऐसी चीज है जिससे आम पब्लिक पर असर होगा और वही इंसान आ गया है जो इस काबिल भी है, तो कुछ वैसी सेटिंग कर सकते हैं. ट्रांसफर ऑफ मिनरल कंसेशंस. अब क्या होता है कि अगर कोई होल्डर है, चाहे वो इफ यू होल्ड अ माइनिंग लीज और अ प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस का माइनिंग लीज, दोनों में से कोई एक चीज, you may transfer the lease to any eligible person. You can sell, you got the license or the lease, you can sell it to me. But it's not that simple. You have to take approval of the state government also, and you have to follow the procedure which central government says. State से हामी लेनी पड़ेगी और सेंटर वालों से का प्रोसीजर मानना पड़ेगा. हाँ, ये लिख दिया जरूर लॉ में कि अगर 90 दिन में आपने अप्रूवल ना दिया तो फिर तो हम डीम मान लिया जाएगा. दिस इज अगेन गुड. अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, टाइम बाउंड मैनर में काम होगा, गुड गवर्नेंस हो रही है अल्टीमेटली सब, और सबका साथ सबका विकास. अब लिखे पेपर में ये भी लिख सकते हैं, दिस इज अ वे ऑफ डूइंग इट. अब इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो 2 इंस्टीट्यूशंस इस बिल के नीचे बनेगी. एक है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, दूसरी है नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट. तो DMF है जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, ये भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम में, कि वो आपको 4 नाम दे देंगे, DMF, NMET और 4 दे देंगे, इनमें से कौन से वो 2 हैं जो कि इस लॉ के नीचे प्रपोज किए बनाने. तो एक है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, जिसके अंदर क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी क्या और फिर इनका यूज क्या होगा, ये भी ऐसे क्वेश्चन आगे बन जाएगा. इसका यूज क्या हो सकता है, फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्संस इन डिस्ट्रिक्ट्स एफेक्टेड बाय माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशंस. ठीक है जी, यानी कि जिन लोगों को नुकसान हुआ है माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशन से, उन लोगों के भले के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनेगी, जिसके अंदर पैसे डाले जाएंगे, प्रॉफिट में से कुछ पार्ट जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी. एक नेशनल लेवल पर भी बनेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्वियसली बनाएगी, और इसका नाम ही जैसे है नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, यानी कि एक्सप्लोर करेंगे जाके हमारे देश में कहाँ पे कौन सा मिनरल पड़ा है. और जो लाइसेंसी हैं, जिनको लाइसेंस दिया गया है, यानी कि एंड लीज होल्डर्स, दे शैल पे DMF. हाउ मच DMF यू हैव टू पे, यू हैव टू पे लेस देन 1/3 of the royalty prescribed by the central government. and जो NMET में है उसके अंदर जाएगा 2% of the royalty. ठीक है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अंदर प्रिस्क्राइब करेगी DMF के लिए, उसका 1/3 का लगभग वो आपको पे करना होगा, और उस तरफ 2% होगा. और अब हुआ क्या, नाउ दिस न्यूज वॉज इन हिंदू. There was a huge critical analysis. Now, up to this, before this, whatever appeared, you won't find this in Hindu. Now, the next is the Mines and Mineral Amendment Bill 2015. This lady says it contains no provision for consent from tribals for mining operations. The lady who's written this. There is no provision for consent from tribals. That आपको माइनिंग के लिए हम कहेंगे जाके कर लो वहाँ पर माइनिंग. आमतौर पे आप एक बात याद रखिए हमेशा, माइनिंग बोल ऑफ इंडिया इज इक्वल टू ट्राइबल बोल ऑफ इंडिया, एंड ट्राइबल बोल ऑफ इंडिया इज एसेंशियली द पॉवर्टी बोल ऑफ इंडिया. ये 3 चीजें इक्वेट कर जाती हैं इंडिया में. जहाँ पे माइनिंग मिनरल पड़ा है वहीं पर ट्राइबल रहते हैं, जहाँ ट्राइबल है वहीं पे पॉवर्टी. ये तीनों चीजें आपस में इकट्ठी एग्जिस्ट कर रही हैं. तो ये कह रही जी ट्राइबल्स के लिए कुछ फायदा नहीं हो रहा, बट स्ट्रेंथन द राइट्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर माइनिंग कंपनीज. प्राइवेट सेक्टर वालों को तुम सब कुछ ही दे दोगे. बैकग्राउंड थोड़ी सी ये है, वो आप कवर्ड इट मेनली पहले, लेकिन हल्का फुल्का ये है. प्रिंसिपल एक्ट 1957 में आया था, वेरी ओल्ड वन एक्चुअली. तो उस आर्टिकल में तो ऑथर ने इसको हमारे लैंड एक्विजिशन एक्ट से भी कंपेयर कर रखा है कि कैसे 1890s में वो आया था, 57 में अब ये आया. तो इट्स वेरी ओल्ड. अब इश्यूज क्या हैं, वो कह रहे डज नॉट एड्रेस द क्रिटिकल इशू ऑफ द राइट्स ऑफ दोज
who own or occupy the surface land beneath which mineral lies. आप जहां पर रह रहे हैं, जो लोग वहां पर रह रहे हैं, वहां पर लोगों को उन राइट्स नहीं दिए गए हैं जो कि आमतौर पर आदिवासी ही हैं, उनको उनके ऑक्यूपेशन के या ओनरशिप के राइट्स नहीं दिए गए हैं. एंड हाउ हैव द आदिवासीज बीन डिस्क्राइब्ड इन द लॉ? दे आर occupiers of the surface of the land, that is they are just the occupiers, they are not the owners, right? Now if they, second thing, if they do not agree to the mining plan or to the amount of compensation, let's say, then in that case state government shall can empower the licensee, the person who has been given the license, state government can empower the licensee to enter upon the said land and carry out such operations as may be necessary. This is very serious. You are telling that person that you can enter the law if the if these gram sabhas and all, they do not agree or they do not agree to the mining plan. Now there is no provision or even consultation with gram sabhas who will be affected. Yeah, now there is no provision first, and even if there is a consultation, it is not, their view is not binding. If they don't give a view, then state government may empower the private authority. But then in democracy, I'm just now thinking that in democracy things don't work this way. Government works really bad and really favors some private organization, there would be resentment, there would be strike against it, something will happen. But even then the law should be very clear, which is not here in this case. Now what are the rights of Adivasis? How can we say that if they are the occupiers or they have been living there, they should be given the land? Now basically, see, lot of Adivasis, they have turned into contract laborers. Why? Because they have been displaced, they have been turned into migrants. अब क्योंकि उनको उनके घरों से निकाल दिया गया, वो जाएंगे कहाँ? तो फिर वो एक लेबरर बनकर रहे, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई दिहाड़ी पे मजदूर बन गया. आदिवासी मूवमेंट्स, वो दे डिमांड की अमेंडमेंट की जाए इससे जब ऐसी कोई लीजेस दी जाती हैं कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट, देखिए उनसे पूछ कर हामी दी जाए, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, एंड उनको प्रॉफिट में से शेयर भी दिया जाए. अब आप कहेंगे ये तो अनजस्ट है, क्यों भाई, किस बात का शेयर दिया जाए? आप कौन से ओनरशिप थी आपकी कभी भी? तो सुप्रीम कोर्ट ने 1997 के अंदर एक जजमेंट आई थी, इसको समंथा जजमेंट के नाम से जानते हैं, बड़ा फेमस केस है ये. उसके अंदर क्या बात की गई थी कि जो आदिवासी होता है उसको हक है कि वो इन्फॉर्म कंसेंट लिया जाए, उसको पूछ को सारी बात समझाई जाए और फिर उससे कंसेंट लिया जाए, नंबर 1. दूसरी बात, टू शेयर इन मिनरल वेल्थ, की प्रॉफिट शेयरिंग की जाए उनके साथ. और वेल्थ फिर क्या, अब जजमेंट का बेसिस क्या था? उन्होंने कहा कि जो 5th शेड्यूल है ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इफ यू रीड दैट, विच टॉक्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो 5th शेड्यूल के अंदर शेड्यूल एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा उसके बारे में है. और कुछ वेरियस लॉज इन वेरियस डिफरेंट स्टेट्स विच से सिंस आदिवासी लैंड्स कैन नाइदर बी ट्रांसफर्ड नॉर लीज टू नॉन आदिवासीज, माइनिंग एक्टिविटीज इन ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया शुड इन्वॉल्व द ट्राइबल देमसेल्फ. क्योंकि आदिवासी की जमीन ना ही किसी के नाम पे ट्रांसफर की जा सकती है, ना ही किसी को ठेके पे दी जा सकती है, भाड़े पे 1 साल के लिए ठेका, 10 साल के लिए ठेका, वो नहीं कर सकते आप. तो अगर ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया में आप माइनिंग करना चाहते हो तो वहां पर आपको कंसेंट लेना ही पड़ेगा, प्रॉफिट शेयर करने ही पड़ेंगे, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है. दूसरी बात, 1997 के बाद और बहुत सारे लॉ आए हैं जो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि आदिवासी को उनका राइट मिलना चाहिए. जैसे पैसा, यानी कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 आया, फिर FRA आया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में, फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2006 से चल रहा है. इन सब की वजह से आदिवासीज और ग्राम सभा का रोल बड़ा है. द रोल ऑफ आदिवासीज एंड ग्राम सभा हैज इंक्रीज्ड विद passing of PESA Act, FRA and Wildlife Protection Act. And very recently in the Vedanta judgment, Supreme Court struck down the agreement between the company and the state, Odisha wala jo case hai, that it did not have the consent of scheduled tribes whose traditional rights were affected. So the traditional rights को भी उनके रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी. वो वेदांता वालों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने. तो अब प्रॉब्लम क्या है? माइनिंग का मतलब तरक्की भी तो होता है. अगर मान लीजिए वो सस्टेनेबल, लेकिन अगर वो सस्टेनेबल नहीं है, वो इक्विटेबल नहीं है, देखिए एक तो आदिवासी का भला हो, एक कंपनी का भी तो प्रॉफिट हो, वो क्यों काम करेंगे? और एक होता है इंटरजेनरेशनल इक्विटी.
आप, आपके बच्चे, उनके बच्चे, आपके पास ये थोड़ी ना हक है कि सारा धरती में से आयरन और निकाल के आप ही रख लें, फिर आने वाली जनरेशन क्या करेगी। और फिर प्रॉपर असेसमेंट की जाए सारे मिनरल्स की जो कि उसकी रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग दी स्पेसिफिक पीरियड। 2015 का जो बिल है वो ना ही ये कहता है, ट्राइबल कोऑपरेटिव्स की बात करता है, ना ही वो कंसेंट की बात करता है, ना कंसल्टेशन, ना क्लियरेंस, ये सारी उसकी कमी है। उसके अंदर हमने जैसे पढ़ा कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाई जाएगी, आपको ये भी जैसे पढ़ा था 1/3 दिया जाएगा, लेकिन दिस इज टू लेस। डीएमएफ के अंदर कोल कंपनीज को पहले 26% देने का प्रपोजल था जब ये कांग्रेस यही वाला बिल लाई थी, लेकिन पास नहीं कर पाए थे तब। अब ये 26% इन्होंने कर दी, ये इसको हटा दिया, कोल को एग्जम्पशन दे दी है। तो ये भी एक अपने आप में मुद्दा, कोल की तो माइनिंग सबसे ज्यादा हो रही है। ठीक है जी। सो दैट वाज द न्यूज अबाउट माइंस एंड मिनरल्स एक्ट। नाउ नेक्स्ट इज रेट्रोफिट। दिस वर्ड इज नॉट अबाउट पॉलिटी, ये एक मुझे ऐसी कहीं टर्म दिखाई दी थी अलग न्यूज बनाने की बजाय कवर्ड इट हेयर ओनली। रेट्रोफिट ये वर्ड क्यों आजकल अखबारों में आ रहा है, क्योंकि आजकल अर्थक्वेक बड़े आ रहे हैं जी नेपाल में। रेट्रोफिट का मतलब क्या है? इट मीन्स टू ऐड एन कंपोनेंट टू एनी पीस ऑफ मशीनरी और एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर which was not there originally. And why do you do it? So that its deficiency is removed or it is rectified. Retrofit का मतलब क्या है? कोई भी एक ऐसा कंपोनेंट, हिस्सा किसी का किसी चीज़ के अंदर लगाना, मशीनरी में, स्ट्रक्चर में, बिल्डिंग में, कि ताकि उसके जो चीज़ खराब हो गई है या उसके अंदर कमी थी वो ठीक हो जाए। बिल्डिंग्स में इसको लिए यूज़ किया जाता है। इंडिया के अंदर पैरामीटर्स जो अर्थक्वेक्स हैं, जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हो जिनसे, उसके लिए इंडिया स्टैंडर्ड कोड ऑफ 2002 होता है। ये भी प्रॉब्लम का क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ दिया गया है। इंडिया स्टैंडर्ड कोड 2002 तक, और जो कोड है इसको रेगुलरली अपडेट किया गया है और इसकी लेटेस्ट रिवीजन 2009 में हुई थी। सो बस आज के लिए इतना ही है। शेयरिंग इज केयरिंग एंड इफ यू लाइक दिस आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड प्लीज़ 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 आप इसे शेयर कीजिए अपने फेसबुक पेज पे। सिर्फ लाइक से बात नहीं बनेगी, और अगर आपके कुछ कहना है, कोई कमेंट ऑब्जर्वेशन, नीचे कमेंट सेक्शन में कह दीजिए। एंड दैट इज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।